लेसन 1 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का हमें अध्ययन करना है। तो जो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, इसकी प्रक्रिया जो होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक, इसकी कितनी अवस्थाएं टोटल होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की मतलब निषेचन पूर्व घटना। जो पुष्प में निषेचन होगा उसकी पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरी होती है निषेचन और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। इसी 3 अवस्थाओं में पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होता है उसका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। देखो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की 3 प्रवस्थाओं में पहली प्रवस्था है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी प्रवस्था है निषेचन, तीसरी प्रवस्था है निषेचन पश्च घटना। यानी कि पुष्प में निषेचन कैसे होता है, निषेचन से पूर्व कैसे क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है, तब उसमें बीज व फल का निर्माण होता है। तो निषेचन पूर्व क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। निषेचन के पूर्व क्या होता है? पहला, निषेचन के पूर्व की निषेचन के पूर्व की संरचनाएं व घटनाएं। तो निषेचन के पूर्व सबसे पहले क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद का विकास। सबसे पहले क्या होगा? नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। नर युग्मकोद्भिद का विकास अर्थात नर युग्मक का निर्माण। दूसरी अवस्था, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद और तीसरी फेज यानी तीसरी अवस्था क्या होगी? नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया, मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो गया, परागकण की संरचना व स्फुटन। देखो, सबसे पहले कि लैंगिक जनन क्या होता है। पुष्प में हमें लैंगिक जनन का अध्ययन करना है। तो लैंगिक जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता हो और 2 जनक होंगे, नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। दोनों को संलयित होने से क्या होगा? पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें क्या होगा कि निषेचन पूर्व क्या होता है, निषेचन क्या होता है, निषेचन के पश्च क्या होता है। तो सबसे पहले निषेचन से पूर्व क्या होगा कि नर युग्मक का विकास होगा जो मादा युग्मक से संलयित होकर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। तो पहली अवस्था में नर युग्मक का विकास यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, फिर परागकण की संरचना व परागकण का स्फुटन होगा। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास में नर युग्मक को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। फिर मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं हम गुरु बीजाणु जनन। और तीसरी इसे कहते हैं परागकण की संरचना व परागकण का अंकुरण। हम सबसे पहली अवस्था देख लेते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास अर्थात लघु बीजाणु जनन। पहला है लघु बीजाणु
लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, देखो क्या लिखा है, लघु बीजाणु जनन। जिसका जनन होना है उसी को बता दो कि वो मातृ कोशिका से जन्म ले रहा है, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब यह प्रोसेस कैसे संपन्न होता है, लघु बीजाणु का जनन कैसे संपन्न होता है, इसको पढ़ते हैं। तो लघु बीजाणु की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, देखो पहला क्या होता है कि अधोस्तरीय कोशिका, जो अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका क्या होगी, विकसित हो जाती है। विकसित होकर अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर क्या बनाएगी, प्रपशु कोशिका बनाती है। अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपशु कोशिका बनाती है। प्रपशु कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका विकसित हो जाएगी और विकसित होकर प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। देखो पहला प्रोसेस क्या था, लघु बीजाणु जनन था। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, जिसमें पहला प्रोसेस होगा अधोस्तरीय कोशिका विकसित होती है, विकसित होकर प्रपशु कोशिका का निर्माण करती हैं और प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं ये विभाजन करती हैं। प्रपशु कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं और विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसमें पहली कोशिका को प्राथमिक द्वितीय कोशिका तथा दूसरी कोशिका को प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी कोशिका को प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक, प्रपशु कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं और विभाजन के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसमें पहली कोशिका को प्राथमिक द्वितीय कोशिका तथा दूसरी कोशिका को प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अब देखो प्राथमिक द्वितीय कोशिका क्या करेगी, जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका होगी, पहली प्राथमिक द्वितीय कोशिका, ये क्या होती हैं, इसके 3 लेयर होते हैं। इसे कहेंगे हम 3 परत होती हैं, इसे कहेंगे बाह्य स्तर और इसे कहेंगे मध्य स्तर और इसे कहेंगे टेपिटम, तीसरी लेयर को टेपिटम। देखो प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसके 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। बाह्य स्तर जो होता है ये सुरक्षात्मक के रूप में कार्य करता है। ठीक, बाह्य स्तर सुरक्षात्मक रूप में कार्य करता है और परागकण के अंकुरण में सहायता करता है।
बाह्य स्तर और टेपिटम के मध्य का स्तर जो होता है उसे मध्य स्तर कहते हैं। मध्य का भाग जो होता है उसे मध्य स्तर कहते हैं। ये भी परागकण के अंकुरण में सहायता करता है। सबसे तीसरी परत जो होती है उसे टेपिटम कहते हैं। परागकण को भ्रूण जो परागकण का निर्माण करता है उसे क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। अब इसमें जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका होती है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ये विभाजन द्वारा क्या बनाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु मात्र, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, जो समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ये क्या बन गया? हमारा लघु बीजाणु बन गया, अर्थात नर युग्मक बन गया। नर युग्मक बन के तैयार हो गया है। क्या बन गया है? नर युग्मक बन गया है नर युग्मक। फिर है प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक, ये हो गया हमारा लघु बीजाणु का निर्माण हो गया, यानी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर से देख लो, हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की 3 प्रवस्थाएं होंगी: निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना। निषेचन के पूर्व क्या घटना होगी? नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा, नर युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास और परागकण की संरचना व परागकण का अंकुरण। अब नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है, यानी नर युग्मक का विकास बनेगा और मादा युग्मक बनेगा, तभी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि देखते हैं कि नर युग्मक का विकास कैसे होगा, अर्थात नर युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसको देखो। जैसे क्या है? लघु बीजाणु जनन है, तो लघु बीजाणु जनन क्या होगा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। किस प्रकार होती है कि जो अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका क्या होती है? विकसित होती है और विकसित होकर प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपशु कोशिका बनाती है। प्रपशु कोशिका विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें पहली कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं और दूसरी कोशिका को प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसकी 3 परत होती है, जिसमें सबसे बाह्य परत को बाह्य परत कहते हैं, परागकण के अंकुरण में सहायता करती है और सुरक्षात्मक बाह्य स्तर के रूप में कार्य करती है। दूसरे स्तर को मध्य स्तर कहते हैं, ये भी परागकण के अंकुरण में सहायता करती है। तथा तीसरी सबसे आखिरी स्तर को टेपिटम कहते हैं, जो परागकण को पोषण प्रदान करती है। अब दूसरी कोशिका क्या थी? हमारी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका थी, जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका का निर्माण करती है, जो समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका पहले विभाजन करेगी, प्राथमिक पुंबीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करेगी, जिससे क्या बनता है? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात हमें नर युग्मक मिल गया है और मादा युग्मक का निर्माण करना होता है। अब दूसरा जो है कि मादा युग्मक का विकास कैसे होता है, अर्थात गुरु बीजाणु जनन, इसको हम आगे पढ़ेंगे।